हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्लास 10th फिजिक्स का वो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हुआ ही नहीं। क्वेश्चन पेपर आया ज़रूर था, बट क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो ये पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चेक करना, नेट पर भी या कहीं किसी भी बुक में कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ठीक है, खास बात क्या रहेगी आज के पेपर में, जो क्वेश्चंस उसमें ये देखना है कि आंसर्स लिखना कैसे है, प्लस टाइम। 2 आवर्स का पेपर, लेकिन फिर भी मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो सेक्शन बी में यानी 4 क्वेश्चंस थे। फिर भी मैंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और मेरा पेपर 2 आवर्स से पहले ही सॉल्व हो गया। सो ये दोनों चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आंसर्स लिखना कैसे है प्लस अपना जो टाइम मैनेजमेंट। ओके, स्टार्ट करूँ। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ वर्क। अब मिस्टेक क्या होता है यहाँ पर, बच्चों ने वर्क देखा और इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में वर्क को डिफाइन करने के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे। एक्चुअली वी हैव टू डिफाइन SI यूनिट ऑफ वर्क। अभी SI यूनिट जिसको आता होगा वो आराम से इसको डिफाइन करेगा। SI यूनिट ऑफ वर्क ये अपने पास जूल। तो जो जूल इसको डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू FS cos थीटा। ठीक है, डिफाइन करने से पहले अपनी जो डेफिनेशन उसमें क्या क्या आना चाहिए ये देखो। ठीक है, FS cos थीटा, वर्क डन 1 जूल, फोर्स 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। और एंगल का भी बात करना है यहाँ पर जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सो जो मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ उसमें ये सब वर्ड्स आपके आने हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दूँ। अभी डेफिनेशन जो लिखना है, आंसर यहाँ पे होना चाहिए 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, अभी फोर्स कितना है, व्हेन फोर्स यहाँ पर 1 न्यूटन, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर थ्रू 1 मीटर, और एंगल यहाँ पर ठीक सेम इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये पूरा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। क्लियर। अभी जो सेकंड मेरे पास आ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। सो SI यूनिट जूल एंड CGS, ठीक है, CGS यूनिट इज अर्थ। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको पूछा है। सो 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्थ। बहुत अच्छे से, यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर से मिस्टेक करते हैं, -7 लिख देते हैं। सो आंसर अपने पास 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और ऑलरेडी ये इससे पहले जो एग्जाम हुए वहाँ पर भी आया, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज किया। ए मीटर स्केल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम व्हेन सपोर्टेड एट द 60 सेंटीमीटर मार्क। ओके, और एक मास 90 सेंटीमीटर पर लगा दिया, और अपने को ये फाइंड करना है दैट वेट ऑफ द स्केल इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द वेट ऑफ मास m। ठीक है, मीटर स्केल अपने पास 100 सेंटीमीटर, सो इधर पे 0 और अदर एंड 100। अब एक्चुअल में देखो बैलेंस का होना चाहिए, सेंटर पर 50, बट 50 पे बैलेंस नहीं हुआ है। सो इधर अपने पास जो लग रहा है वो वेट ऑफ द स्केल, और ये अपने पास लगेगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, और अदर जो मास m वो क्लॉकवाइज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लो, 60 सेंटीमीटर एंड 90, सो यहाँ पर ये 30, और जो सेकेंड डिस्टेंस वो 10। जितना भी डिस्टेंस सब पायोटेड पॉइंट से मेजर करना, नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्केल। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस यहाँ पर वो सब फ्रॉम द पायोटेड। सो किधर पे इसको बैलेंस किया था, 60 पर। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, बैलेंस तो ये है,
सो जो एंटी क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। इधर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड सेकेंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो दिस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, और यहाँ पर जो रखना है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इक्वल टू सेकेंड में जो मास m एंड डिस्टेंस 30। जीरो कैंसिल, नो वेट ऑफ द स्केल W इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मास m। मैं इसका आंसर डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी लिख सकता था, बट ये अच्छा है कि हम लोग इसको पूरा लिखें। आंसर अपने पास दैट वेट ऑफ द स्केल, वेट ऑफ द स्केल जो है वो मास ऑफ द जो m उससे ज़्यादा है। सो वेट ऑफ स्केल इज ग्रेटर देन मास m। क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हेल्प से मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता था, बट अच्छा है कि आप पूरा इस आंसर को यहाँ पर करो। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स MA, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज शॉर्ट में मालूम होगा MA, एंड वेलोसिटी रेशियो का अगर बात करता तो VR। सो जो फॉर्मूला मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज़ लोड अपॉन एफर्ट, इसी को यहाँ पर डिफाइन कर देना है बस। ठीक है, ये जो रेशियो अपने पास आया लोड अपॉन एफर्ट, इसको हम लोग सिर्फ एक डिफाइन कर देंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। ठीक है, यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल्स भी बनता है, तो अच्छा रहेगा इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझकर और याद करके जाओ, उल्टा नहीं लिखना वहाँ पर। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। अभी दोनों मेरे पास जो है वो फोर्स के टर्म्स में रहता है, तो यूनिट तो कुछ हुआ नहीं इसका, सो इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, ये अपना 1 मार्क्स आ गया। नेक्स्ट जो 1 मार्क वो दिया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर आइडियल मशीन। आइडियल मशीन मीन्स एफिशिएंसी 100%। इसके लिए MA और VR जो रिलेशन, इट इज़ MA इक्वल टू VR। ठीक है, ये आइडियल मशीन के लिए। और अगर कहीं एक्चुअल मशीन होता है यहाँ पर, इस केस का मैं बात करूँ तो यहाँ पर एफिशिएंसी 100% है, इस वजह से MA और VR इक्वल। क्लियर? जब भी ये पूछेगा फॉर्मूला क्या रहेगा, एफिशिएंसी इक्वल टू MA अपॉन VR इंटू 100। अभी क्योंकि एफिशिएंसी 100%, सो इट मीन्स बोथ MA और VR इक्वल रहा होगा, तभी तो ये कैंसिल होगा और एफिशिएंसी 100% आएगा। सो फॉर आइडियल मशीन MA इक्वल टू VR, एंड फॉर एक्चुअल मशीन MA ऑलवेज लेस देन VR। ओके, नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ सिंगल पुली विच इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द फोर्स। ठीक है, सिंगल पुली, सिर्फ उसका बात करना है। सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली, ऐसा कुछ पढ़ा। सो उस पुली का यहाँ पे नाम लिखो जो मल्टीप्लाई द फोर्स उसमें यूज होता है। इट इज सिंगल मूवेबल पुली। एंड सेकेंड, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट का बात करूँ सो VR यहाँ पे फिक्स था 2। ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग साथ में डिस्कस करके चलते हैं। VR इक्वल टू 2, और अगर एफिशिएंसी 100% हुआ तो MA भी 2, और MA ग्रेटर देन 1 जब भी आता है सो इट इज़ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर एक्चुअल मशीन भी होता MA लेस देन 2, ठीक है, बट अभी भी ये ग्रेटर देन 1 रहता है। एक्चुअल मशीन में MA लेस देन 2 हो रहा है, बट MA ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेरा वो फोर्स मल्टीप्लायर। एंड सेकेंड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, सो इट इज सिंगल फिक्स्ड पुली। MA इक्वल टू 1। नेक्स्ट, स्टेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से कंफर्म आता है। यहाँ पर जो पूछ लिया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, तो यहाँ पर जो पॉइंट मेरे पास, आप आंसर लिख सकते थे सेंट्रॉइड। ठीक है, कुछ बुक्स में सेंट्रॉइड लिख देता है और कुछ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
3 मीडियंस। आप कैसा भी आंसर लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसने सिर्फ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा। ठीक है, क्लियर। आप सेंट्रोइड भी लिख सकते हो या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। नेक्स्ट, ए प्लेन रेक्टेंगल शीट सेंटर पे रहेगा, एट द सेंटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया, 10 मार्क्स पूरे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ए लाइट रे suffers reflection and refraction at the boundary while passing from air to water. Draw a neat label diagram to show this. लाइट किधर से जा रहा है? फ्रॉम एयर टू वाटर, और दोनों शो करना है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर अपने पास एयर और सेकेंड वाटर। अभी एक लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ सरफेस पर, ठीक है, ये लाइट अपने पास इंसिडेंट, और जितना भी एंगल यहाँ पर मेजर करना है वो सभी एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ठीक है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ और इसका नाम एन डैश। अभी कुछ लाइट यहाँ से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द सेम मीडियम। एयर से आया तो एयर में ही रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, 100% नहीं, कुछ पार्ट। एयर अपने पास यहाँ पर और एक वाटर, सो मीडियम चेंज हो रहा है। तो लाइट एक यहाँ पर आएगा, वो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है, और कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी शो करना है ना क्वेश्चन में। तो ये अपने पास जो सेम मीडियम में एयर से एयर में रह गया वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो सेकेंड मीडियम में आ गया एयर टू वाटर, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे। एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, डायरेक्शन चेंजेस, डिपेंड करेगा कि रेयर में है कि डेंसर में। यहाँ पर वाटर डेंसर मीडियम, सो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और एंगल्स का अगर मैं बात करूँ, जो लाइट आया वो इंसिडेंट रे। ठीक है, एंगल का अगर बात करूँ तो आई और आर, आई ग्रेटर रहेगा, और एयर अपने पास यहाँ पर रेयर एंड वाटर डेंसर मीडियम। ये सब आप वहाँ पे मेंशन करना। ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम बोल रहा है, तो जितना ज़्यादा आप वहाँ पे लेबल कर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए। एंगल्स को भी लिख दो, आई ग्रेटर देन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई यहाँ पर ग्रेटर रहेगा। ठीक है, जितना भी था पूरा हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3। दोनों दिया यहाँ पर, एक ग्लास के लिए दिया, और ये सब दोनों जो दिया ना अपने को, वो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 विच इज 1.5, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। जिसको डिवाइड किया तो ये 1.33। अच्छा रहेगा मैं डेसिमल में निकाल लूँ। अभी फर्स्ट में क्या बोलता है? इन विच ऑफ द टू मीडिया डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। सो लाइट उस मीडियम में ज़्यादा फास्ट रहेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कम दिया, ये अपने पास लेस डेंसर। सो यहाँ पे जो अपना स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा। सो फर्स्ट के लिए जो आंसर है वो सिर्फ आपको यहाँ पर वाटर लिखना था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा आपसे। ठीक है, फिर भी अगर आप देना चाहो तो दो दो, अदरवाइज सिर्फ वाटर लिखो। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया। ठीक है, दोनों हमारा मीडिया वो डिफरेंट है। सो फॉर्मूला एक मैं यूज़ करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = c/v। यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वेलोसिटी 1। सो मल्टीप्लाई करने से n1 v1 = c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। कांस्टेंट आ गया। अगर ये दोनों मीडियम उनको लेकर के मैं लिखूँ, फर्स्ट ग्लास, उसके लिए अगर मैं लिखूँ, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास कांस्टेंट आएगा, और यही मेरा किसके लिए इक्वल होगा? वाटर के लिए, NW VW, दोनों मेरा स्पीड ऑफ लाइट। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, राइट, 4/3, और ग्लास के लिए
3/2, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। सो इट इज़ 4/3 इंटू 2/3। वेलोसिटी का जो रेशियो निकालना था उसका आंसर आ गया अपने पास। वेलोसिटी इन ग्लास रेशियो वेलोसिटी इन वाटर इक्वल टू 8:9। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं है तो बहुत आराम से आप फिर से इसको देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। दोनों में जो स्पीड उसका रेशियो पूछा था, आंसर आ गया। नेक्स्ट अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन। विच ऑफ द टू लेंसेज कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऑलवेज फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्ड ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। आंसर कॉनकेव। यहाँ पर जितने भी रे डायग्राम्स वो सब अपने को जो इमेज बनता था वर्चुअल में। एक्चुअल में बुक में सिर्फ 2 ही रे डायग्राम देता है, एक इन्फिनिटी पर और सेकंड बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल। बट कॉन्वेक्स में 5 रे डायग्राम, उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। और जो एक लास्ट उसमें मेरे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट क्वेश्चन में क्या बोला? ऑलवेज। इस वजह से मेरा आंसर यहाँ पर कॉनकेव। याद है कॉन्वेक्स में एक जो अपने पास वर्चुअल एंड इरेक्ट किधर रहता था? उसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो टॉपिक था उसके लिए हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड बनता है। और यहाँ पे जो भी इमेजेस बनते हैं वो सब वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक, क्लियर? इस ऑलवेज की वजह से मेरा आंसर जो है वो सिर्फ कॉनकेव में रुक गया। नेक्स्ट, विच लेंस कैन प्रोड्यूस एन इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट? सो आंसर सिंपल, कॉन्वेक्स। व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट 2f, इमेज भी किधर बनता है? 2f, सेम साइज हो जाता है एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इतना सब नहीं लिखना है, जितना पूछा जाएगा सिर्फ उसको मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट 2 वेव्स ए एंड बी, वेवलेंथ दे रखा है। 2 वेव्स ए एंड बी हैव वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर एंड 900 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। नेम द 2 वेव्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से भी बोर्ड में अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, शायद आपने मीटर के टर्म्स में याद किया होगा तो ईजी हो जाएगा। सो इट इज़ 0.1 इंटू 10⁻⁹। सो फर्स्ट जो ए का बात कर रहा है ये अपने लिए एक्स रेस। कुछ बुक्स में ये गामा रेस भी लिखता है, आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, बहुत छोटा सा हमारा क्योंकि एक डिफरेंस होता है दोनों में, तो आप यहाँ पे गामा रेस भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड 900 नैनोमीटर विच इज 900 इंटू 10⁻⁹। सो ये अपने पास इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन था, सिर्फ नेम पूछा था, आपने नेम लिख दिया, आपको 2 मार्क्स मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से 2 मार्क्स और ये न्यूमेरिकल हो गया। कॉइन लाइज एट द बॉटम ऑफ इट, हाइट ऑफ वाटर इन इट इज 15 सेंटीमीटर टोटल। यहाँ पर जो टोटल हाइट दैट इज रियल डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ अपने पास 15 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स अपेरेंट डेप्थ। जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करना फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड या फिर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ ग्लास, ऊपर से देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, जो भी हम लोग सरफेस मेजर करते हैं ऊपर से। सो अपेरेंट डेप्थ ये फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, जो कि अपने पास 4/3 दिया है ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, दैट इज h अपॉन h डैश। h दे रखा है, h डैश फाइंड करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इक्वल टू h वैल्यू 15 अपॉन h डैश, क्रॉस में मल्टीप्लाई। h डैश इक्वल टू 15 इंटू 3 अपॉन 4, इस 15 इंटू 3 इज 45 अपॉन 4, सिंपल सा डिवाइड करना। सो अपेरेंट डेप्थ h डैश इक्वल टू 45 अपॉन 4, डिवाइड कर लेना इसको। ये अपने पास आया 11.25
और यूनिट सेंटीमीटर। शिफ्ट नहीं पूछा था, शिफ्ट के लिए फॉर्मूला गलती से भी मत लगाना, मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। शिफ्ट पूछ उसको फिर निकालना, शिफ्ट नहीं पूछा है अननेसेसरी ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया अपना। थर्ड क्वेश्चन इज ए वेव पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मेंशन वन प्रॉपर्टी ऑफ द वेव विच चेंजेस। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, क्या क्या चेंज हो सकता है यहाँ पर? एक अपने पास स्पीड, वो चेंज होता है। एक और उसने क्वेश्चन में तो सिर्फ वन प्रॉपर्टी पूछा है, बट वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो आप दोनों लिखो, स्पीड एंड वेवलेंथ। एंड सेकंड में क्या बोलता है? विच डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी। लाइट चैप्टर से पूछे या साउंड से पूछे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसमें। द वी आई ग्राफ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। द वी आई ग्राफ फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पर ये पोटेंशियल वाई एक्सिस का लॉन्ग एंड करंट एक्स एक्सिस फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 resistors is shown in diagram. Which of the two, A और B, represents series combination? तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो R1 प्लस R2 आने वाला है। क्वेश्चन में 2 रेसिस्टर्स दिया बस। और पैरेलल में अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज़्यादा आता है और पैरेलल में जो सबसे छोटा उससे भी कम, सीरीज में अपने पास ज़्यादा। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है। अब ग्राफ में देख करके बताना है। तो यहाँ पर हम लोग स्लोप उसको लेने वाले हैं, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू करंट। बी का स्लोप ज़्यादा लग रहा है करंट से, अगर मैं एंगल देखूँ तो जो बी उसका एंगल ज़्यादा। सो आंसर अपने पास यहाँ पर बी जो अपने पास है वो सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड में क्या बोल रहा है? विच फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राफ एनेबल्स यू टू कम टू द कंक्लूजन। भाई स्लोप निकाला हम लोगों ने, और स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ये देने वाला है मुझे रेसिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। सो एंगल जो हम लोग देख रहे हैं एक्चुअल में वो एंगल जो स्लोप है वो मुझे एक रेसिस्टेंस है उसको मेंशन कर रहा है। आप इसको लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाना है। ठीक है, सो विच फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है, सो इट मीन स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो मेरे को रेसिस्टेंस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मिस्टेक किया है बच्चों ने क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देख करके सबको ये लगता है आइस को लिख दो, बट पूछा क्या है? विच हैज मोर हीट। आइस जो है उसका टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम दिया है, ठीक है, तो सबको ये लगता है कि आइस को लिखो काम खत्म हो जाएगा। बट मोर हीट, वाटर से आइस में कन्वर्ट करने के लिए और हीट हम लोगों ने उससे खींच लिया, Q इक्वल टू M/L। ठीक है, लेटेंट हीट 336 जूल और खींच लिया मैंने उससे। तो उसका टेम्परेचर जरूर 0 है बट हीट नहीं उतना उसके पास। मोर हीट में यहाँ पर कौन बैठा है? वाटर। ठीक है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसके पास ज़्यादा हीट। ठीक है, अब रीजन पूछ रहा है यहाँ पर Q इक्वल टू ML, वो सब आप लिख सकते हो। फेस चेंज किया है ना, सिर्फ फेस चेंज किया है, तो फेस चेंज करते पे क्या होता है? हीट हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वाटर से अगर आइस का बात करूँ तो हीट मैंने खींच लिया उससे, सेम टेम्परेचर पर है बट उसका हीट उतना नहीं है। अब वाटर जो है वो ज़्यादा हीट पे लेकर के बैठा है। क्लियर है बिल्कुल? मिस्टेक हुआ था इस क्वेश्चन में, इस वजह से मैं ज़्यादा इसमें बोल रहा हूँ। आंसर यहाँ पर वाटर रहेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर अपने पास हीट 336 जूल, उसके टर्म्स में आप अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? आपका आंसर यहाँ पर है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनिट डज द इलेक्ट्रिक हीटर इन ए हाउस मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यूनिट लिखना है सिर्फ, किलो वाट आर। एंड सेकेंड,
What is its value in SI यूनिट? सो 1 किलोवाट आवर, जो कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू SI यूनिट जूल, उसमें लिखना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अगर आपको याद था तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। किलो मीन्स 1000, ठीक है, एंड आर कितना सेकेंड्स रहता है 3600। ये अपने पास टाइम सेकेंड्स में, क्योंकि SI यूनिट में लिखना है। सो अगर 3 और 6 यहाँ पर मैं डेसिमल यूज़ करता हूँ, सो 3 zeros यहाँ पर और 1000 में भी 3, मैच हो गया मेरा आंसर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ करके चले जाते हैं, ये सोच करके कि नहीं आएगा। देखो बोर्ड में दिया है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर करो। डिफरेंसेस बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो साउंड वेव्स, अगर मैं यहाँ पर स्पीड का बात करूँ, सो इट इज़ 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। और लाइट वेव्स, इसका स्पीड रहता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। एक तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मीडियम चाहिए साउंड को, रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। और लाइट, उसको कुछ नहीं चाहिए, लाइट हमारे वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा, उसमें मीडियम नहीं रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। सो मेरा जो लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। अदर मीडियम में जाएगा तो स्पीड कम हो जाता है, यहाँ पर वैक्यूम में ट्रेवल करता है, साउंड नहीं करता है, साउंड को मीडियम चाहिए। थर्ड, साउंड वेव्स, ये मेरे को यहाँ पर मैकेनिकल, ठीक है, जो मीडियम मुझे चाहिए था उसके लिए मैकेनिकल वेव्स। और जो लाइट वेव्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है उसी को लिखना, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल, आप इसको मेंशन कर दो, और लाइट में ट्रांसवर्स, ठीक है, ये सबको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना और आपका आंसर जो 2 मार्क्स के लिए वो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन रेडियो एक्टिव रेडिएशन when emitted from a nucleus leaves the mass of the nucleus unchanged. mass of the nucleus, क्वेश्चन क्या अपने पास, is certain radioactive radiation when emitted leaves the mass of the nucleus unchanged but the atomic number increases by 1. mass number same, atomic number increases by 1. identify the radiation. mass जो अपना वो सेम अनचेंज्ड, एटॉमिक नंबर में फ़र्क पड़ा, वो भी कितना 1। सो आंसर यहाँ पर बीटा रेडिएशन। क्लियर। अल्फ़ा में क्या रहता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लें ये सब। अल्फ़ा में मेरा जो एटॉमिक नंबर वो डिक्रीसेस बाय 2 अगर अल्फ़ा रेडिएशन निकलता है, और मास नंबर पे यहाँ पे जो चेंज आता है, मास नंबर डिक्रीसेस बाय 4। और बीटा का अगर मैं बात करूँ, सो इन बीटा एटॉमिक नंबर इंक्रीसेस बाय 1 एंड मास नंबर ये सेम रहता है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मास नंबर रिमेन्स सेम। गामा का अगर मैं बात करूं, सो गामा में एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम, यहाँ पर एटॉमिक और मास नंबर दोनों सेम रहता है। सिर्फ जो एक्साइटेड स्टेट में वहाँ पर जो एनर्जी उसको रिलीज़ करेगा और फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर मास नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेडिएशन, जो बीटा है, अगर आपने फर्स्ट में सही से आंसर लिखा तो यहाँ पर उसका प्रॉपर्टी लिख देना है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बीटा नेगेटिव चार्ज, एंड सेकेंड ये डिफ्लेक्शन भी करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, सो डिफ्लेक्ट्स इन मैग्नेटिक
फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा इसका एक अच्छा सा डायग्राम रहता है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा रहता है लेड चैम्बर में, अल्फ़ा बीटा गामा, ये पूरा का ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना उसको। नेक्स्ट, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। फिर से ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको बच्चे छोड़ देते हैं, बाद में कहते हैं पेपर अच्छा नहीं हुआ। यूजेस भी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट दोनों को। यहाँ पर सिर्फ लिखना है टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। आंसर मेरे पास एनी टू प्रॉपर्टीज, जितना पूछा जाएगा हम लोग सिर्फ उतना ही लिखेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हीट वेव्स, ठीक है, अपने को जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हीट के जो वर्क है उसमें यूज़ होता है। एंड सेकेंड, कुछ एनर्जी के टर्म्स में लिख दूँ। आपको कोई दूसरी अगर प्रॉपर्टीज़ मालूम है, कुछ याद है, आप उनको भी लिखो, ऐसा नहीं है जो मैं आंसर बोल रहा हूँ आप उसी को मेंशन करना। सेकेंड, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको मैं लिख देता हूँ लेस एनर्जेटिक, किसके कंपैरिजन में, लेस एनर्जेटिक देन विजिबल लाइट। आप अपनी कोई भी जो भी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है इंफ्रारेड, जो भी आपने याद किया आप उसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेव्स विच आर यूज्ड फॉर साउंड रेंजिंग। कौन सा साउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, सोनार वगैरह आपने पढ़ा होगा। सो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और सेकंड में इसमें बोल दिया वाई द वेव्स मेंशन बाय यू इन फर्स्ट नॉट ऑडिबल। सो ऑडिबल कौन सा रहता है, जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज रहता है, जो नॉर्मल एक रेंज जो सुनाई देता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000। बट अल्ट्रासोनिक अगर मैं बात करूँ, नॉट ऑडिबल बोलता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो मेरी है वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, जो नॉर्मल सुनने के लिए जो अपने को फ्रीक्वेंसी वो 20 से 20,000, अल्ट्रासोनिक जो है उसका ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। सो ये ऑडिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। बच्चों ने हीट कैपेसिटी देखा और आंसर किसी और का लिख देते हैं। आंसर लिख करके आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बाद में आके मालूम होता है कि रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा गया है वो सिर्फ हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, उसको डिफाइन करना है। फॉर्मूला लिख दूँ मैं, सो दैट थोड़ा इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना। क्यू इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी, जो सी डैश उसको डिफाइन करना है क्यू अपॉन डेल्टा टी। सिर्फ हीट और टेम्परेचर के टर्म्स में डिफाइन करना है, मास वर्ड नहीं यूज़ करना इधर। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सो इसका जो डेफिनेशन अपने पास, हीट कैपेसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस is defined as the amount of heat, Q, दोनों वर्ड आपने हीट और टेम्परेचर वो लिखना है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, दोनों अब्जॉर्ब या रिलीज एक ही बार में लिखना, दोनों अब्जॉर्ब और रिलीज फॉर 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, इन इट्स टेम्परेचर। पूरा डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से मेंशन करना। सो हीट कैपेसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज्ड फॉर 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। सेकेंड में क्या है, एसआई यूनिट। सो हीट उसके लिए यूनिट जूल और टेम्परेचर के लिए केल्विन। एसआई यूनिट मेरे पास यहाँ पर जूल पर केल्विन। ये चैप्टर हमारा पूरा फॉर्मूला, उसको अगर आप याद रखोगे डेफिनेशन भी होगा और एसआई यूनिट्स वो सब भी आ जाएगा। नेक्स्ट, नेम द न्यूक्लियर रेडिएशंस विच अफेक्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। सिर्फ न्यूक्लियर रेडिएशंस का नाम पूछा जो एटॉमिक नंबर को यहाँ पर
अफेक्ट करता है? अभी इससे पहले डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर, अल्फा रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो वो डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2। और सेकेंड कौन सा रेडिएशन हो सकता है यहाँ पर? बीटा, बीटा रेडिएशन आंसर। ठीक है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाई 1। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेक्शन बी स्टार्ट हो गया और यहाँ पर कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पर मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में तो लिखा है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, पर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पूरा प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन अपने पास, हाफ मीटर रूलर, हाफ मीटर मीन्स ओनली 50 सेंटीमीटर, एक जीरो और लास्ट में 50, और इसको बैलेंस किया गया है 25 पर एट मिड पॉइंट। 2 वेट अपने पास, एक 50 ग्राम और जो नेक्स्ट W, ये फाइंड करना है। किधर पर है ये दोनों? 10 सेंटीमीटर और सेकेंड अपने पास 45 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट W। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पायोटेड पॉइंट, सो एक अपने पास ये 20 एंड सेकेंड ये डिस्टेंस यहाँ पर 15। फोर्स भी दे दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब अपने को दे रखा है। फोर्स में यहाँ पर जो मास उसके टर्म्स में दिया है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को यूज़ करता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अभी एक क्वेश्चन किया था ऐसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो पूरा हम लोग करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट 50 ग्राम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इधर, और जो सेकेंड W ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, और मिड पॉइंट पे बैलेंस किया है। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, मास 50 और डिस्टेंस 15, 50 इंटू 15 इक्वल टू सेकेंड में जो वेट जो फाइंड करना है W इंटू 20। सो दिस 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई 75 अपॉन 2 इक्वल टू W। सो 75 अपॉन 2 ये अपने पास आया 37.5 ग्राम। हो गया। मास यूनिट जो था अपने पास एक 50 ग्राम, तो इधर भी यूनिट ग्राम में लिखना। 3 मार्क्स क्वेश्चन था, बट कितना इजी देखो, क्वेश्चन देख करके कि 3 मार्क्स का है, कुछ ज़्यादा इसमें यूज़ ऐसा कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कन्फर्म है, हर बार आया है। ठीक है, आपका प्रैक्टिस तो होगा ही। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ए पुली गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली? कौन सा पुली यहाँ पे दिख रहा? सिंगल मूवेबल पुली। देख के पहचानना है कौन सा सिंगल फिक्स्ड, कौन सा सिंगल मूवेबल। तो ये अपने पास है सिंगल मूवेबल पुली, और वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है। इसका जो वेलोसिटी रेशियो वो 2 फिक्स रहता है, एम ए फिक्स नहीं रहता है, बट वेलोसिटी रेशियो फिक्स रहता है। ठीक है, अपना फर्स्ट का आंसर आया। सेकेंड, हाउ इज इट पॉसिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट विदाउट अफेक्टिंग इट्स वेलोसिटी रेशियो? सो जो बुक में एक डायग्राम रहता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंगल मूवेबल पुली, इधर एक सिंगल फिक्स्ड पुली यूज़ करना और स्ट्रिंग का डायरेक्शन कुछ ऐसा कर देना। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। अभी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज हो गया। फर्स्ट जो डायग्राम दिया था उसमें एफर्ट ऊपर को था, बट जो मॉडिफिकेशन ड्रॉ किया नीचे, और वेलोसिटी रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो अभी भी मेरा 2 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ना? ये यहाँ पर एक सिंगल फिक्स्ड पुली, उसको रखना है बस। और सिंगल फिक्स्ड पुली का यूज़ क्या है? ओनली टू चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड एक पुली मैंने ड्रॉ किया, इसका कुछ नहीं, सिर्फ इतना फंक्शन है कि ये डायरेक्शन ऑफ एफर्ट उसको चेंज करेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला जो पुली था वो मेरा यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज वो 2 देता है। ठीक है, क्लियर है ये तो? ओके, सो नेक्स्ट थर्ड अपने को फाइंड करना है, अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफर्ट। नो लॉस ऑफ एनर्जी, एफिशिएंसी 100% का बात कर रहा है। एफिशिएंसी 100%, इट मीन्स एम ए एंड वी आर बोथ आर इक्वल। एम ए दिया नहीं था, बट क्योंकि एफिशिएंसी 100% बोला क्वेश्चन में,
ठीक है, बोला है नो लॉस ऑफ एनर्जी, सो इट मीन्स एफिशिएंसी 100% एंड MA इक्वल टू VR। तो इसको भी 2 ले लूँ। लोड दे रखा है 100 न्यूटन और एफर्ट फाइंड करना है। फॉर्मूला MA इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, MA 2, लोड 100 दिया है क्वेश्चन में, 100 अपॉन एफर्ट। सो दिस E इक्वल टू 100 अपॉन 2, कट कर देना इसको, 2 1 टाइम्स एंड 100 50, हाफ हो जाता है। सो जो एफर्ट अपने को अप्लाई करना है इट इज़ ओनली 50 न्यूटन। पुली के ऐसे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप सारे टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एंड पावर। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो 2 पार्ट्स अपने पास, दोनों 2 + 2 ऐसा डिवाइड हुआ है। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एंड पावर, सो इधर वर्क और सेकेंड साइड पावर। डेफिनेशन लिख देते हैं और जो SI यूनिट है उसको लिख देते हैं हम लोग। वर्क के लिए यहाँ पर इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एंड फॉर पावर हम लोग पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। सो पावर इज द रेट ऑफ वर्क, रेट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। वर्क के लिए यूनिट SI यूनिट ये रहेगा जूल, एंड पावर के लिए SI यूनिट वॉट। ठीक है, बाकी आपको अगर और कुछ डिफरेंस आते हैं आप लिख सकते हो। सेकंड जो पार्ट इसमें, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, फोर्स अपने पास 20 न्यूटन इफ इट डिस्प्लेसेस ए बॉडी बाय 2.5 मीटर, सो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट 2.5 इन इट्स डायरेक्शन। सो इन इट्स डायरेक्शन दे करके वो एंगल का बात कर रहा है, सेम डायरेक्शन इट मीन्स एंगल 0 डिग्री। वर्क डन फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू FS cos थीटा, फोर्स 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2.5 एंड cos 0, और cos 0 का जो वैल्यू है मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सब cos 0, cos 30, 45, 60 ये सब वैल्यूज। cos 0 अपने पास 1, सो सिंपल सा 20 इंटू 2.5 बच रहा है, मल्टीप्लाई किया, आंसर 50 जूल। ये हो गया अपने पास वर्क डन। ठीक है, आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ठीक है, रे डायग्राम पूरा जितने भी पेंसिल स्केल वो सब रेडी कर लो, शार्प कर लो और बहुत अच्छे से रे डायग्राम कंप्लीट करना। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन अपने पास, इन द डायग्राम गिवन बिलो कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे AB till it emerges out of right angle isosceles glass prism। सो 90 डिग्री एक दिया हुआ है, रिमेनिंग 2 एंगल्स बिकॉज आइसोसेलेस, सो इक्वल रहेगा ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री 45, एंड AB इज द इंसिडेंट रे। मैं थोड़ा सा प्रिज्म बड़ा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल वो सब का हम लोग बात करेंगे, ट्रायंगल 3 एंगल्स का सम 180 वो सब बात करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप देखो, ये 2 एंगल्स अपने पास 45 डिग्री और एंगल 90 एक दिया है AB, ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट। ठीक है, और डायग्राम में दिख रहा है AB जो है वो नॉर्मल 0 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, सो 0 डिग्री इट मीन्स लाइट स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रेट आया। एक नॉर्मल में ड्रॉ करता हूँ और जो भी एंगल मेजर करना है नॉर्मल से। ठीक है, 45 डिग्री ऊपर एक एंगल दिया था, सेकेंड यहाँ पर 90 डिग्री, और जो रिमेनिंग इसको मैं फाइंड करता हूँ, ये एंगल 45। ठीक है, जो ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा, सम ऑफ 3 एंगल्स 180 होना चाहिए, बट अगर मैं नॉर्मल से मेजर करूँ तो टोटल 90 होना था। तो ये जो रिमेनिंग ये भी 45 + 45 ना 45 डिग्री ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो जो क्रिटिकल एंगल रहता है इसका
ग्लास के लिए इट इज़ 42 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो आया 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, लाइट अंदर रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ विद द सेम एंगल 45 डिग्री। अभी चेक करना है जो बेस, वहाँ पर लाइट कैसे बिहेव करेगा। अगेन टोटल 90 था, सो जो छोटा सा ट्रायंगल नीचे बना इधर भी ये दो एंगल्स 45, फिर से 90 डिग्री ड्रॉ किया, टोटल 90, ठीक है, तो ये रिमेनिंग 45, अगेन 45 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर से लाइट अभी भी बाहर नहीं निकलेगा और ये रिफ्लेक्ट किया यहाँ से कुछ ऐसा, टोटल ये 45 इधर और 90 डिग्री होने से ये एंगल भी अपने पास 45, ये 45 मैंने फाइंड किया और बड़ा जो ट्रायंगल था उसमें 45 एक पहले से दिया, सो थर्ड एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, लाइट स्ट्रेट निकल जाएगा। ये रे डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। ऐसे सेम और भी प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड इसमें बोल रहा है स्टेट द अजम्पशन। अच्छा, लाइट जब हम लोग मीडियम के अंदर लेकर के आ रहे हैं तो ये नेचर मान लिया हम लोगों ने, कुछ ऐसा मान लिया, ये दिख रहा है आपको ऐसा, जब मीडियम के अंदर हम लोग घुस गए सो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, या फिर लाइट जब बाहर निकल के जा रहा है तो भी स्ट्रेट। सो यही अजम्पशन था मेरा, दैट लाइट जो ट्रैवल कर रहा है वो एक स्ट्रेट पाथ में, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबको हम लोगों ने होमोजीनियस, सबका बिहेवियर एक जैसा माना और सबका बिहेवियर एक जैसा, तभी तो लाइट हमारा एक स्ट्रेट पाथ में जाने वाला है, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन था, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन, एंड बिकॉज मीडियम कैसा है यहाँ पर होमोजीनियस, ठीक है। ये जो प्रिज्म के अंदर ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये पूरा एक जैसा सभी पार्टिकल्स का बिहेवियर। नेक्स्ट, फिर से रे डायग्राम, कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द रे डायग्राम टू प्रूव दैट द मार्बल प्लेस्ड इन वाटर अपीयर्स रेज्ड, ठीक है। मार्बल एक नीचे पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम करता हूँ, ठीक है, बिकॉज पहले से बोल रहा है कॉपी द डायग्राम, मैंने इधर कॉपी किया, बॉटम पर मार्बल और पहले से उसका एक अपेरेंट जो पोजीशन है उसको मैंने मार्क कर लिया बिल्कुल ऊपर, ठीक है। सपोज ये पूरा यहाँ पर लिक्विड, अभी जो लाइट यहाँ पर आने वाला है फ्रॉम बॉटम वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। नीचे डेंसर है, पूरा वाटर है तो डेंसर मीडियम, और डेंसर से रेयर जाने पर लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये पूरा अपने पास डेंसर मीडियम बिकॉज वाटर भरा हुआ है, और ऊपर एयर में जाना है सो ये रेयर मीडियम। सो लाइट जब डेंसर से रेयर जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी जो अपेरेंट पोजीशन लिया एक्चुअल में तो नहीं है ना वहाँ पर, तो इधर में थोड़ा सा डार्क, उसको यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, डॉट 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 उसको यूज़ करता हूँ, ये आया। और फाइनल जो लाइट, बिकॉज ये रे डायग्राम देखो कंप्लीट करने का तरीका है, आपको कैसे भी आता है, बट कोशिश करना एक ही बार में, बार बार रफ नहीं करना, एक ही बार में आपका डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर देना दोनों साइड, इधर ये नॉर्मल, बॉटम पर रियल मार्बल था और ऊपर जो दिख रहा है वो अपेरेंट, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये अपना कुछ वाटर उसको मैंने फिल कर दिया। आप ये सब करके आना, ऐसा नहीं कि अंदर जो लिक्विड उसको दिखाया ही नहीं, फिर तो अपने पास कोई पोजीशन दिखेगा नहीं, ठीक है। जो बॉटम में था वो एक्चुअल में था और ऊपर जो दिख रहा है वो अपेरेंट। यहाँ पर एक रियल डेप्थ उसको भी चलो मेंशन करते हैं, रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ और शिफ्ट, वो सब। सो जो बॉटम में पड़ा हुआ है सरफेस से जब उसको देखा तो ये अपने पास रियल डेप्थ, और जो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ये अपने पास अपेरेंट डेप्थ, और दोनों को माइनस करने से जो आ रहा है बॉटम से अगर मैं देखूं तो ऊपर जो अपने को मार्बल दिख रहा है वो शिफ्ट। 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो सब कुछ तो मेंशन करना ही पड़ेगा उधर, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल सा था बिल्कुल। आप प्रैक्टिस खुद से करना, पेंसिल वगैरह स्केल वगैरह ले करके, ये नहीं बोलना कि हाँ हो जाएगा छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना, सिंपल सा हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन देखो फिर से पूरा रे डायग्राम दे दिया
इस क्वेश्चन में तो पूरा। द डायग्राम गिवन बिलो शोस एन ऑब्जेक्ट ए बी इन फ्रंट ऑफ लेंस, और इमेज कैसे अपने पास मैग्नीफाइड है। कौन सा लेंस हो सकता है मैग्नीफाइड अगर बोल रहा है तो? कॉनकेव तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉनकेव में जो इमेज आता है वो डिमिनिश बनता है। सेकेंड, इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन बोल रहा है, तो अब तो कंफर्म हो गया कि ऑन द स्क्रीन इट मीन्स इमेज जो है वो रियल, और रियल इमेज कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स। दो मेरे को दिया, एक तो ऑन द स्क्रीन वर्ड दे रहा है और एक मैग्नीफाइड, दोनों से आइडिया लग गया दैट इट इज कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, कॉपी एंड कंप्लीट द रे डायग्राम। ठीक है, हो जाएगा। बस ये आपको सोचना है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है ना वो F2F कहाँ पे होना चाहिए। मैग्नीफाइड बनना है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, इमेज जो फॉर्म करेंगे, इमेज जो फॉर्म होगा वो बियॉन्ड होता है, और बियॉन्ड होने पर वो मैग्नीफाइड। फर्स्ट रूल, लाइट पैरेलल, पैरेलल आने पे किधर को बेंड होगा? टुवर्ड्स द बेस। पहले मैं इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाता है उसको ड्रॉ करता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, थोड़ा सा इधर पे मैं रुक जाता हूँ। अभी जो सेकंड लाइट पैरेलल आया, सो ये पास होगा फ्रॉम फोकस, और ये दोनों पॉइंट इधर मीट किया, इधर अपना ये इमेज। ठीक है, मैंने 2F को अभी देखो पहले से मेंशन नहीं करना, पहले आप रे डायग्राम कंप्लीट करो फिर 2F को लिखना। ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड 2F, सो जो मेरा इमेज वो बियॉन्ड बनना चाहिए। ये A डैश B डैश, इमेज बियॉन्ड, सो इधर आप मेंशन करो 2F। अगर आप पहले से मेंशन कर दोगे तो फिर फंस जाओगे, तो आप ये सब जितना भी F 2F ये सब बाद में मेंशन करना। ठीक है, मैग्नीफाइड बोला इस वजह से जो इमेज मेरा है वो बियॉन्ड 2F बनने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन में दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। सिर्फ इसी को नहीं, इसके बाद और भी जितने भी रे डायग्राम है सब प्रैक्टिस करना। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में ये आया तो इसको प्रैक्टिस करके बैठो। अच्छा, मे भी हो सकता है आपसे कहीं रे डायग्राम गलत हो गया, सो अच्छा रहेगा यहाँ पर हम लोग जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इमेज और ऑब्जेक्ट, वो सबको भी मेंशन कर दें। अगर ये रॉन्ग हो गया तो कुछ मार्क्स तो वहाँ से मिलेगा। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा मेंशन करेंगे हम लोग। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, पहले से क्वेश्चन में दिया है, बिटवीन F एंड 2F, एंड पोजीशन ऑफ इमेज ये अपने पास बियॉन्ड 2F। अगर नहीं बना पाते या नहीं बन रहा होता तो कुछ तो वो मार्क्स मिलना था यहाँ से, बियॉन्ड 2F। साइज पहले से उसने मेंशन किया था, साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज, या फिर जो उसने बोला है मैग्नीफाइड, कोई भी आप लिख सकते हो, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। एंड लास्ट, नेचर। एक्चुअल में दोनों रेस जो है वो मीट किया देखो, ठीक है, और क्वेश्चन में भी दे रखा है ऑन द स्क्रीन। सो जो नेचर ऑफ इमेज का बात करेंगे, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। लाइट एक्चुअली मीट करता है तो रियल, और इमेज जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर को, इमेज नीचे को, सो इन्वर्टेड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये सब पूरा जितना भी यहाँ पे मैंने बोला सबको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स a rear view mirror of a bike starts vibrating at a particular speed। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है दैट व्हाई डज द मिरर स्टार्ट वाइब्रेटिंग, क्या होता है मेरा। सेकंड जो है मैं इसको पहले लिखता हूँ, आपको क्लियर होगा। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। दो फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज, ऐसा कुछ। सो अभी फर्स्ट का आंसर जो रहेगा, दिस हैपन्स, मैं आंसर लिख रहा हूँ सो दैट आपको ये भी आइडिया हो जाए लिखना क्या है। दिस हैपन्स व्हेन द फ्रेम ऑफ द मोटर बाइक होल्डिंग द मिरर हैज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इक्वल, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इक्वल
टू दैट ऑफ पिस्टन। ठीक है, व्हेन द टू फ्रीक्वेंसी मैचेस, जो रेजोनेंस है वो होगा, और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड लार्ज। नेक्स्ट लास्ट में बोलता है सजेस्ट ए वे बाय विच दिस वाइब्रेशंस कैन बी स्टॉप्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट कब हो रहा है, एट ए पर्टिकुलर स्पीड, स्पीड चेंज कर दो। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये रहता है सर स्पीड इंक्रीज करने की डिक्रीज, आप कुछ भी करो बट उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को आप वहाँ पे चेंज करो। स्पीड शुड बी चेंज्ड, चाहे आप इंक्रीज कर दो चाहे डिक्रीज। ठीक है, तो अच्छा रहेगा यहाँ पर लिखे हम लोग स्पीड शुड बी चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऐसे सेम क्वेश्चंस को बच्चे एग्जाम में पढ़कर ही नहीं जाते, छोड़ देते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो फिर से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन अपने पास, व्हाट आर अल्ट्रा वायलेट रेस। सो यहाँ पर अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में आंसर लिखूँ, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ इसका रहता है 400 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। ठीक है, एक तो ये लिख सकते हैं, और सेकेंड दिस रेस आर प्रोड्यूस्ड बाई वेरी हॉट ऑब्जेक्ट्स। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर अपने पास जो वेव्स, जो रेस निकलता है वो अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकेंड, राइट एनी टू यूजेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस, एनी टू, जो भी आपको आता है। ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज जो मैं आंसर लिख रहा हूँ आप इसको नोट कर सकते हो। टू यूजेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस। फर्स्ट यूज टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ जेम्स और घी एक्सेट्रा। ठीक है, प्योरिटी चेक करने के लिए। सेकेंड, टू डिटेक्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स, करेंसी वगैरह जो है उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, तो आप ये दो लिख सकते हो। थर्ड, हाउ आर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डिटेक्टेड। दोनों के लिए पूछा है ये, एक बार अल्ट्रा वायलेट और एक बार इससे पहले इंफ्रारेड रेस, वो भी आया। सो दे आर डिटेक्टेड बाय फोटोग्राफिक फिल्म्स। ठीक है, आप इंफ्रारेड रेस उसको कैसे डिटेक्ट करना है उसको भी जाकर के पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर से ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ए रडार कैन डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स, रिफ्लेक्टेड अंडरलाइन किया जाए इसे। इधर मेरे पास एक रडार और किधर से रिफ्लेक्ट किया, फ्रॉम एनिमी एरोप्लेन, इधर एरोप्लेन। तो जो भी वेव्स, सपोज डिस्टेंस डी जाने वाला है तो उतना ही डिस्टेंस तो एक ट्रैवल करके फिर से आएगा। सो जो टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर लेंगे वो 2D। ठीक है, एंड टाइम इज गिवन 0.02 मिली सेकेंड्स। वेलोसिटी ऑफ वेव भी दे दिया, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो इधर अपने पास ये रडार और इधर ये प्लेन। ठीक है, क्लियर। टोटल डिस्टेंस 2D, जितना वेव ट्रैवल करके जाएगा उतना ही फिर से उसको ट्रैवल करके आना है। टोटल डिस्टेंस 2D, टाइम 0.02 मिली सेकेंड्स। फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, 0.02 इंटू 10⁻³ सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ वेव 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो जो सिंपल सा फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको यूज़ करता हूँ। v इक्वल टू 2D, जो टोटल डिस्टेंस 2D अपॉन t। सो इट इज़ v इंटू टी, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू डिस्टेंस जो फाइंड करना है। v की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, टाइम 0.02 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। सो कट कर दें 2, इसको कट कर देते हैं, इधर 2 और ऊपर 0.01। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन जो इसको करते हैं। 3 इंटू 10⁸ और इधर मल्टीप्लाई किया, सो 10⁻³ और 0.01, सो 10⁻⁵। 3 इंटू 10⁻³ बेस सेम, पावर ऐड करेंगे 10⁻³ इक्वल टू d। अभी यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर। तो ये अपने पास आया है 3000 मीटर डिस्टेंस। आप ऐसा लिख करके छोड़ सकते हो, बट हाँ अगर आपको मन कर रहा है नहीं किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सो फाइनल आप 3 किलोमीटर
इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट तो हो गया। सेकेंड, नेम ए सिमिलर सिस्टम यूज्ड बाय सबमरीन्स टू डिटेक्ट द एनिमी शिप्स। सबमरीन्स, तो यहाँ पर ये सोनार। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। देखो कितना ज़्यादा क्वेश्चन में आया था डिफरेंस, कितने टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिया यहाँ पर। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर है, बट एग्जाम के टाइम में फिर परेशान करते हैं, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ करके नहीं जाना। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तो डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर में फर्स्ट जो डिफरेंस हीट के लिए मैं लिखता हूँ, मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ओके, मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और टेम्परेचर, इसको अगर मुझे मेजर करना है तो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इट इज़ थर्मोमीटर। हीट यूनिट का बात करें तो इधर SI यूनिट जूल। कैलोरी हम लोग उसमें भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर का बात करें तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। ठीक है, ये तो इजी था। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, व्हाई डज द वेदर बिकम्स प्लेजेंट इनिशियली व्हेन वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग इन कोल्ड कंट्रीज। वाटर को फ्रीज करना है, आइस में कन्वर्ट करना है उसको। सो अगर आइस में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ सराउंडिंग से हीट, कुछ ऐसा अपने को लिखना है। आइस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अच्छा रहेगा अगर यहाँ पर वैल्यू को भी मेंशन कर दें। आइस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 336 जूल पर ग्राम। केजी में लिखना है तो वैल्यू 1000 से और मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 336 जूल पर ग्राम। अब अगर ऐसा होगा, इतना ज़्यादा हीट अगर वो लेने वाला है, सो दस एवरी 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन फ्रीजिंग रिलीजेस 336 जूल ऑफ हीट। ठीक है, फ्रीज होने पर 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम जो है, कितना ज़्यादा हीट, 336। और अगर ऐसा होगा तो एटमॉस्फेयर में तो अच्छा खासा चेंज आएगा। सो दिस वेदर बिकम्स प्लेजेंट। बहुत ही बढ़िया मौसम हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो इस टाइप के। इससे सिमिलर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू लैटेंट हीट, आप कुछ ऐसा लिख सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 400 जूल पर केजी। अच्छा, इससे पहले जो एक क्वेश्चन दिया था मैं उसका आंसर इधर से लिख सकता था। ठीक है, यहाँ पर जो 400 जूल वो तो हीट और टेम्परेचर 1 केल्विन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट पूछ रहा है। इट मीन्स द सब्सटेंस रिक्वायर्स 400 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। ये भी लिख सकते हैं। और ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, द सब्सटेंस रिलीजेस 400 जूल ऑफ हीट। ठीक है, 400 जूल ऑफ हीट फॉर 1 केल्विन फॉल इन इट्स टेम्परेचर। पूरा दोनों आप लिखना। ठीक है, जो स्टेटमेंट अपने को दिया उसका ये मीनिंग। सेकेंड, ठीक है, ये पूरा लिखना आप वहाँ पर, टेम्परेचर इंक्रीज और फिर डिक्रीज दोनों के लिए। सेकेंड, 2 फैक्टर्स ऑन विच हीट अब्जॉर्ब डिपेंड्स। फॉर्मूला Q इक्वल टू MC डेल्टा T। किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया? मास ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड, अगर मैं C जो है उसका बात करूँ, ठीक है, थोड़ा चेंज करूँ, क्वेश्चन में A और B पहले से लिखा है। ठीक है, सेकेंड अपने पास नेचर ऑफ सब्सटेंस, और नेक्स्ट जो बात कर रहा है इट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर्स पूछा था, मैंने तीनों फैक्टर लिख दिया यहाँ पर। फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से जो भी क्वेश्चन है वो सब अटेम्प्ट करोगे यहाँ से। ओके, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के बिना तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं, कन्फर्म है ऐसा क्वेश्चन पकड़ाएगा आपको। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू
300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ हीट, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, बट दोनों ही वाटर सी वैल्यू नहीं देगा तो भी चलेगा, कैंसिल होना है। चलो डाटा लिख लेता हूँ पे, एक हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। सो हॉट वाटर में मास 200 ग्राम, ठीक है, हॉट वाटर में जो मास है 200, और कोल्ड वाटर, ठीक है, दोनों सी दिया है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेम रहेगा 4200। अननेसेसरी लिख करके क्वेश्चन को बड़ा करें, ठीक है, मैं दोनों साइड सिर्फ सी लिखूँगा। कोल्ड वाटर में जो मास दिया वो 300 और इधर भी सी। अच्छा, टेम्परेचर जो है हॉट में वो 80 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड में वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। तो अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो जो फाइनल टेम्परेचर वो T, दोनों टेम्परेचर को मैं T1 T2 लेता हूँ जो गिवन है। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं हम लोग, जो फाइनल टेम्परेचर आना है उसको निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, एक हॉट वाटर जो है वो हीट अपना रिलीज करेगा, कोल्ड वाटर गेन करेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हॉट वाटर उसको पहले लिखा मैंने, सो हीट लॉस बाय हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। फॉर्मूला mc डेल्टा टी, m1 c एंड चेंज इन टेम्परेचर हॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर T1 दैट इज 80 माइनस फाइनल टेम्परेचर T इक्वल टू सेकेंड मास m2 c एंड चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए सेम कैंसिल कर दो। ठीक है, और सिर्फ फाइनल टेम्परेचर जो है हम लोग उसको उसके पीछे बढ़ते हैं, सी यहाँ से कैंसिल। m1 दिया है 200 और दोनों ग्राम में दिया है, तो उसको भी कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केजी में करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 200 ब्रैकेट 80 माइनस T इक्वल टू सेकेंड मास इज 300 ब्रैकेट T माइनस 10, जीरो कैंसिल कर दो, इधर से 2 और ये भी पूरा जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करना। सो इट इज़ 160 माइनस 2T इक्वल टू 3T माइनस 30, 160 प्लस 30 इक्वल टू 3T प्लस 2T, ऐड करना इसको 190 इक्वल टू 5T, और 5 से डिवाइड 190 अपॉन 5, दिस 5 वन टाइम्स और 190 कट करने से ये 38। सो जो फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने को बोल रहा था वो अपने पास 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बट प्रैक्टिस करना सेम ऐसे क्वेश्चंस, क्वेश्चन में उतना दम नहीं था, कैलोरीमेट्री वगैरह का डाटा नहीं था, इस वजह से आराम से हुआ। सेम क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस करो जा करके। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस बोला था वो हम लोगों ने कर लिया, बट हाँ 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अभी देखो मेरा पेपर पूरा 1 आवर 14 मिनट्स में कंप्लीट हुआ, इसको भी अटेम्प्ट करते हैं। नेम एंड स्टेट द लॉ विच डिफाइंस पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। नेम एंड फिर स्टेटमेंट्स डिफाइन करना है। सो लॉ जो आपका यहाँ पर वो ओम्स लॉ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, कितना पेपर में देगा वो सेम क्वेश्चन देखो रिपीट कर रहा है। अभी इससे पहले पूरा ग्राफ दिया, अभी यहाँ पर ऐसा लिख के दिया। ठीक है, ओम्स लॉ दे दिया, अभी इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द, मालूम है ना आपको, V प्रोपोर्शनल टू I, उसी को लिखने वाले यहाँ पर। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I
फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये V प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा रहता मैं इसको पहले लिख देता, जिससे कि मेरे को स्टेटमेंट लिखने में ईजी होता। ठीक है, फ्लोइंग दैट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसको जरूर लिखना है यहाँ पर। कुछ कंडीशंस दिया रहता है, फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, वो सब कांस्टेंट रखने से ही ये लॉ हमारा वैलिड। इसका हम लोग सेकेंड में यूज़ कर सकते हैं। वेयर वुड द लॉ नॉट होल्ड ट्रू इफ वी पास करेंट। क्या होगा अगर करंट पास किया तो हीट, H=I²RT, हीट तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि पहले बोला गया है टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। फॉर्मूला क्या था, R2=R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। सो अगर कहीं मेटेलिक वायर में मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेसिस्टेंस चेंज, और फिर अपने को जो लॉ, ओम्स लॉ, फिर वो वैलिड नहीं होगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन एक आया था, फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वो चेंज होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी। मैक्सिमम 3 रेसिस्टेंस ही देता है एग्जाम में। 2 पैरेलल में लगा दिया, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो आप एक बैटरी पहले ड्रॉ करना, जिसके भी अक्रॉस बोलता है रेसिस्टेंस निकालने को। सो ए बी के अक्रॉस मैंने एक सेल या बैटरी जो भी आपको ड्रॉ करना है, मैंने एक सेल ड्रॉ कर दिया। इधर से करंट आई 4 ओम, उधर तो ठीक आई जाने वाला, बट 6 और 3 करंट डिवाइड हो गया यहाँ पर। और अगर करंट डिवाइड हुआ इट मीन्स पैरेलल में। सो मैं इधर जो पैरेलल का फॉर्मूला उसको यूज़ करता हूँ। डायरेक्ट जो फॉर्मूला उसको यूज़ करो, दोनों को प्रोडक्ट करना और दोनों को ऐड। सो ये अपने पास 6 × 3/6 + 3 18/9 कट कर दिया। दिस 9 1 टाइम्स एंड 18 2। ठीक है, तो मैं 6 और 3 ये दोनों को हटा करके एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाता हूँ 2। सो ए से अगर स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट एक 4 ओम ये दिया, और 6 और 3 इसके प्लेस पर जो इक्विवेलेंट एक आया 2, इसको लगा दो इधर पे ये बी। अभी ए और बी के अक्रॉस अगर करंट इसका बात करूँ तो जो 4 में जाने वाला है वही 2 में करंट सेम सीरीज हो गया। टोटल अपने पास जो रेसिस्टेंस जो क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड करने के लिए, वो आया अपने पास R=4 + 2 = 6 ओम। ठीक है, ये पूरा टोटल तीनों की वजह से जो फाइंड किया वो, दैट इज फाइनल आंसर जो है वो 6। ठीक है, 6 ओम आ गया। नेक्स्ट, डिफाइन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड स्टेट इट्स SI यूनिट। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछा, बच्चे रेसिस्टेंस देखते हैं और बस खुश होकर के लिख देते हैं आंसर। बेटा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस में फ़र्क होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टिविटी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। रेसिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड होता है, रेसिस्टिविटी नहीं होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है उसको डिफाइन करने वाले हम लोग। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस is the characteristic, okay, underline, is the characteristic property। ठीक है, अंडरलाइन करना है इसको, characteristic property of its material on which the resistance of the substance depends। okay, it is the characteristic property of the material on which resistance depends। सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसको भी आप लिख देना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। ठीक है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। लेंथ उस पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे या फिर टेम्परेचर। ठीक है, इसको भी आप लिखो। और सेकेंड, और SI यूनिट ओमीटर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर रेटेड 2 किलोवाट, पावर 2 किलोवाट, पोटेंशियल 220, और किस में निकालना है, किलोवाट आर। टाइम दे दिया है 4 आवर्स। एनर्जी कंज्यूम्ड सिंपल सा फॉर्मूला E = PT, पावर 2 किलोवाट
टाइम 4 आवर्स, मल्टीप्लाई किया सो आंसर 8 किलोवाट आवर। ठीक है, सबसे सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। ओके, नेक्स्ट लास्ट 10th क्वेश्चन। फिर से इस क्वेश्चन को मुझे मालूम है शायद ही कोई स्टूडेंट लिख पाए, सिंपल सा क्वेश्चन है बट छोड़ देते हैं सभी। कंपोजिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा लिखना। सो अल्फा रेडिएशन, इसका अगर कंपोजिशन बात करूं, हीलियम ये रहता है। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर 4। सो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, 4 से 2 को माइनस किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारा लिख दिया। सेकेंड, इट कैरीज ए डबल पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आप लिख देना। बीटा के लिए, बीटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो इट कंपोज ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मास नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटॉमिक नंबर -1 यहाँ पर। एंड सेकेंड पॉइंट, नेगेटिवली चार्ज। अभी सबको लग रहा होगा अरे ये क्वेश्चन तो आता था मुझे, बस कंपोजिशन देख करके डर गए थे। और गामा का अगर बात करें तो ये हमारा जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी। ठीक है, फोटॉन्स में से यहाँ पर एनर्जी, फोटॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, फोटॉन्स में से यहाँ पर एनर्जी, आप इसको लिख लो। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, फटाक से लिख दिया इसको। कंपोजिशन अल्फा बीटा गामा पूछा, तीनों रेडी। ठीक है, नोट किया जाए इसको भी। नेक्स्ट, अरेंज द न्यूक्लियर रेडिएशंस अल्फा बीटा एंड गामा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट किस में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा बीटा गामा तीनों का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे फर्स्ट अल्फा, फिर यहाँ पर बीटा, और जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर वो गामा। सेकेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, अगेन सबसे कम ये तीनों में वो अल्फा, फिर बीटा, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ वो गामा। लास्ट, आयोनाइजिंग पावर इंक्रीजिंग, गामा का सबसे कम इस बार, गामा, फिर बीटा, और सबसे ज़्यादा अल्फा। ठीक है, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा यहाँ पर। फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा। ठीक है, गामा का सबसे ज़्यादा। ऐसे ही सेकेंड में अल्फ़ा बीटा फिर गामा, और लास्ट में गामा फिर बीटा और लास्ट अल्फ़ा। ठीक है, डन। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है, आप अच्छे से रीड करोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। लास्ट क्वेश्चन, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज ऑक्सीडाइज्ड। What, ठीक है, ऑक्सीडाइज, what changes will take place in the nature of radioactivity? Give a reason. So ऑक्सीडाइज्ड होने दो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, कुछ भी होने दो, रेडियो एक्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या रहेगा? इट इज़ बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन। ओके, रेडियो एक्टिविटी पे कोई भी चेंज नहीं आता है। रीजन आप लिखना यहाँ पर, इट इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट, राइट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, उसने ऑक्सीडाइज बोला, कोई भी चेंज होने दो, रेडियो एक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इन द सब्सटेंस। सेकेंड पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बस इसको आप समझ जाना। कैसा भी होने दो, बस किधर भी कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स इससे रिलेटेड आएगा, पूरा करेंगे। सो 15 तो दे रखा है ए पे, और जो प्रोडक्ट अपने पास उधर 4, तो जो रिमेनिंग आता है आप उसको लिख देना। 11 लिख दिया, बस खत्म। और ए में जो एटॉमिक नंबर वो 7, बिकॉज 5 + 2 7। तो ये पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर में पूरा हो गया। अभी भी ½ एन आवर का टाइम रह गया। आराम से मैं जाकर के एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया है। तो कुछ ऐसा ही आप टाइम मैनेजमेंट अपना एग्जाम में करना, किसी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं,
कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे और सॉल्व कर देना, ठीक है।